सर्वप्रथम आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडुओरिगा के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय एडजेक्टिव के बारे में चर्चा के लिए उपस्थित हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग सबसे पहले ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव को किस डेफिनेशन के तहत इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया गया है, उनके प्रॉपर फंक्शंस क्या है, और लेटर ऑन हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव को कितने प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक वर्ग में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आने वाले शब्दों की इंग्लिश लैंग्वेज में उपयोगिता और सीमाबद्धता, इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग एक गहन अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के आज का वीडियो लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं और एडजेक्टिव्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और उन्हें कैसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और उपयोग में लाया जा सकता है, इन सभी तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहली बात आपको एडजेक्टिव के बारे में सीखने की आवश्यकता है वो उसके डेफिनेशन से संबंधित है। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने के पहले आपको उस पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रॉपर डेफिनेशन सीख लेनी चाहिए ताकि आपको उसे समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव्स के फंक्शंस की, मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके का कार्य करने के लिए उनको रखा गया है। तो अगर हम लोग एडजेक्टिव्स की बात करें तो एडजेक्टिव के जरिए इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग केवल 2 प्रकार का फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। कितने प्रकार का फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं? 2 प्रकार का फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। पहला फंक्शन इनका क्या है? इनका पहला फंक्शन है टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। इनका जो सबसे पहला फंक्शन है वो क्या है? टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करना, किसी नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करना। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के जरिए हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन पेश करते हैं, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसका वर्णन करते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल्स के जरिए इन बातों को समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे फंक्शन की बात करते हैं जो एडजेक्टिव्स के जरिए आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं। एडजेक्टिव का जो दूसरा काम होता है उसका संबंध केवल नाउन से होता है, और वो कौन सा कार्य होता है? टू डिटरमाइन अ नाउन। एक नाउन को निर्धारित करना। निर्धारित करने का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी प्रमुख बातें होंगी किसी नाउन के संबंध में जिसे बताने का कार्य कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। ठीक है, और ये बातें वर्णन के तौर पर नहीं ले जाएंगे, निर्धारण के तौर पर ले जाएंगे, क्योंकि डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना या फिर निर्धारण करना। ठीक है, तो किसी नाउन के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्यों का निर्धारण करना या फिर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ वर्णन प्रस्तुत करने का कार्य कौन करते हैं? एडजेक्टिव्स करते हैं। तो एडजेक्टिव्स का इंग्लिश लैंग्वेज में 2 फंक्शन हुआ। पहला फंक्शन हुआ टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी किसी एक नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करना, और दूसरा काम हुआ टू डिटरमाइन अ नाउन, यानी एक नाउन को निर्धारित करना। ठीक है, यानी किसी नाउन के संबंध में कुछ प्रमुख बातों का निर्धारण करना। अब इन बातों को हम लोग एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं कि डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है और डिटरमाइन करने का मतलब क्या है। और एक बात और यहाँ पर समझेंगे कि भाई डिटरमाइन करने का कार्य प्रोनाउन के बारे में क्यों नहीं किया जा सकता, जबकि डिस्क्राइब करने का कार्य नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में किया जा सकता है। तो चलिए इन सभी बातों को समझने के लिए कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें डिस्क्राइब करने की, किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करने की बात करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उस नाउन के बारे में बहुत कुछ बातें एज ए डिस्क्रिप्शन उसके साथ में जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग उस नाउन के रंग के बारे में यानी कलर के बारे में बात कर सकते हैं। हम लोग उस नाउन के आकृति यानी शेप के बारे में बात कर सकते हैं।
हम लोग उस नाउन के स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में बात कर सकते हैं। हम लोग उस नाउन के लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों चीजों के बारे में यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इत्यादि के बारे में बात कर सकते हैं। हम लोग उस नाउन के रूप के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब कि वो ब्यूटीफुल है यानी सुंदर है, हैंडसम है, या फिर ये कह लीजिए कि वो मतलब जो है अगली है, अगली का मतलब भद्दा है, यानी उसका रूप कैसा है, वो सुंदर है या सुंदर नहीं है। इन सभी चीजों के कई मापदंड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग किसी नाउन के नेचर के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब उसके प्रकृति कैसा है, वो गुड है कि बैड है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लोग और भी कई ऐसे तथ्य हैं, उसकी किसी विशेषता के बारे में बात कर सकते हैं। इट मीन्स क्वालिटी ऑफ अ नाउन, मतलब किसी नाउन की विशेषता के बारे में। इसके अतिरिक्त उस नाउन का ओरिजिन कहाँ से है, और अगर वो ओरिजिनल नहीं है यानी कहीं से उसका उत्पत्ति नहीं हुए है, तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, यानी उसकी लोकेलिटी क्या है। यानी हम लोग किसी भी नाउन के ओरिजिन के या फिर उसकी लोकेलिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं एडजेक्टिव्स के द्वारा। तो ये सारी बातें किसी भी नाउन के डिस्क्रिप्शन के रूप में नाउन के साथ में जोड़ दी जाती है। मतलब किसी नाउन का वर्णन क्या हुआ, किसी नाउन का वर्णन उसके रंग के बारे में, उसके रूप के बारे में, उसके आकार के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, उसके वर्ग के बारे में, उसके ओरिजिन यानी उद्भव स्थल या उद्भव स्थान या फिर उद्भव देश के बारे में, या फिर ये कह लीजिए उसकी लोकेलिटी के बारे में, यानी जहाँ से वो बिलोंग करता है, जहाँ से उसका संबंध है। नेचर यानी स्वभाव के बारे में, ठीक है ना, नेचर का मतलब प्रकृति के बारे में, ठीक है। बिहेवियर के बारे में, क्वालिटी के बारे में, प्रॉपर्टी का मतलब गुणधर्म, इन सभी तथ्यों के बारे में अगर किसी नाउन के बारे में ये सभी तथ्य प्रस्तुत करने का कार्य कोई शब्द कर रहा है, तो वो शब्द एडजेक्टिव की लिस्ट में आएगा और उसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। इन बातों को हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा बिग और इसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा एलिफेंट, ठीक। फिर हमने यहाँ पे लिखा टाल बॉय, ठीक। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक। और भी चीजें हमने यहां पे लिखी, रेड पेन, लॉन्ग रॉड, वाइड एंगल, ठीक। तो ये कुछ शब्द हमने आपके सामने लिखने की कोशिश की, और भी कुछ शब्द लिख देते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा गुड और बॉय, ठीक। तो ये कुछ शब्द हमने यहाँ पे लिखा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इन सभी फ्रेजेज में दो दो शब्द हैं, जिनमें से जो आखिरी वाला शब्द है, जैसे एलिफेंट की बात करें तो इसके जरिए आप लोगों ने क्या बताने की कोशिश की, धरती पर पाए जाने वाले एक जीवित प्राणी का आपने बोध कराने की कोशिश की। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। बॉय के जरिए भी आपने एक जीवित प्राणी बताने की कोशिश की, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। गर्ल के जरिए भी आपने एक कॉमन नाउन बताने की कोशिश की, बॉक्स के जरिए, ये सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन नाउन लिखे, ठीक है। रॉड, ये भी एक वस्तु का नाम है। एंगल, ये मैथमेटिक्स में पाए जाने वाले एक फैक्ट का नाम है। बॉय एक जीवित प्राणी का नाम है। तो ये सारे शब्द आपके क्या है, नाउन है। इन सभी शब्दों के पहले जो आपने शब्द लगा रखे हैं, उनके जरिए आपने कई चीजें, कई बातें एज और डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन के तौर पर इस नाउन के साथ में जोड़ने की कोशिश आपने की है। पहली बात, पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सबसे पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ बिग एलिफेंट। एलिफेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, और बिग क्या हो गया, इस एलिफेंट का साइज हो गया। तो इस बिग के जरिए आपने क्या बताने की कोशिश की है, इस बिग के जरिए आपने
साइज ऑफ बॉडी ऑफ एलिफेंट बताने की कोशिश की है, यानी आपने इस हाथी के शरीर के आकार बताने की कोशिश की है। किसके जरिए? बिग के जरिए। तो आपने एक नाउन का वर्णन प्रस्तुत करने की कोशिश की, और वर्णन में आपने क्या लिया? उस नाउन के शरीर के आकार को एक वर्णन के तौर पर बिग के जरिए आपने प्रस्तुत करने की कोशिश की। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि बिग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिग का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव। इसी तरीके से इस बॉय की, यानी ये बॉय हमारा क्या है? नाउन है। इस नाउन की हाइट आपने बताने की कोशिश की है कि इसका कद कैसा है, ठिगना है कि लंबा है। इस तरीके की बात आपने बताने की कोशिश की। किसके जरिए? टाल के जरिए आपने बताने की कोशिश की। तो टाल के जरिए आपने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है? हाइट बताने की कोशिश की है। नाउन के शरीर की लंबाई या ऊंचाई कह लीजिए, उसको आपने बताने की कोशिश की। तो इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसने भी एक नाउन को डिस्क्राइब किया, वर्णन किया एक नाउन का। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे वाले एग्जाम्पल में। तीसरे वाले एग्जाम्पल में गर्ल क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि धरती पर पाए जाने वाले एक जीवित प्राणी का कॉमन नेम है, जाति का नाम है। ठीक है। अब इसके बाद में ब्यूटीफुल के जरिए आपने क्या बताने की कोशिश की? इस लड़की के रूप को आपने बताने की कोशिश की कि ये सुंदर है या फिर भद्दी है। ठीक है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो गया? रूप बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक। तो ये भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो आपने इस लड़की के रूप को एक वर्णन के तौर पर ब्यूटीफुल के जरिए प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो ब्यूटीफुल ने एक नाउन को डिस्क्राइब किया। तो ये शब्द हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बॉक्स की बात करें तो बॉक्स क्या है? एक वस्तु का नाम है, एक निर्जीव वस्तु का नाम है, नॉन लिविंग थिंग का नाम है। नाम है तो नाउन है, और इस नाउन को आपने इस नाउन का शेप बताने की कोशिश की है। शेप का मतलब क्या होता है? आकृति। आपने रेक्टेंगुलर के जरिए क्या बताने की कोशिश की है कि ये जो बॉक्स है ये कैसा है? आयताकार है, यानी आयत के आकार का है। यानी आपने यहाँ पर शेप बताने की कोशिश की है। किसके जरिए? रेक्टेंगुलर शब्द के जरिए। और इस शब्द ने क्या किया? इस नाउन को डिस्क्राइब किया। इस नाउन के शेप को एक वर्णन के रूप में प्रस्तुत करने का काम किसने किया? रेक्टेंगुलर ने किया। तो रेक्टेंगुलर का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इस तरीके से आप इधर के भी शब्दों को देख सकते हैं। पेन हमारा क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। और रेड हमारा क्या है? रेड इस कलर, इस पेन का कलर है। रेड इस पेन का क्या है? कलर है। कलर का मतलब क्या हो गया? रंग हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से रेड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये जो रॉड है, रॉड की लंबाई, लेंथ ऑफ द रॉड आपने बताने की कोशिश किसके जरिए की है? लॉन्ग के जरिए आपने की है। तो लॉन्ग के जरिए आपने क्या बताने की कोशिश की है? आप साइज कह सकते हैं। साइज ऑफ रॉड बताने का काम कौन कर रहा है? लॉन्ग शब्द कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रॉड की लंबाई को एक वर्णन के रूप में कौन प्रस्तुत कर रहा है? लॉन्ग शब्द के द्वारा इस बात का बोध हो रहा है। तो लॉन्ग शब्द हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इस एंगल के बारे में किसने बात की? एंगल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इस एंगल के बारे में डिस्क्रिप्शन किसने पेश किया? वाइड शब्द ने किया। तो वाइड ने एक नाउन को डिस्क्राइब किया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इस बॉय के नेचर को किसने डिस्क्राइब किया? नेचर का मतलब प्रकृति या स्वभाव। ठीक है। इस बॉय की प्रकृति को किसने डिस्क्राइब किया? गुड ने। ठीक। तो गुड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नाउन को डिस्क्राइब करने का कार्यभार किसको दिया जाता है? एडजेक्टिव को दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये बातें, इन सभी एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोगों ने एक बात पूर्ण रूप से तय कर ली कि भाई जो एडजेक्टिव्स हैं, जो हमारे पास में इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, उनमें से कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनका काम क्या है? टू डिस्क्राइब अ नाउन। एक नाउन को डिस्क्राइब करने का उनका प्रमुख कार्य। बातें आपको समझ में आई? सभी एडजेक्टिव्स नहीं, लेकिन कुछ एक एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। उनका काम क्या है? टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे इनके जरिए हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस बात को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का भी कार्य डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के ही जरिए किया जाता है। ठीक है, बस केवल ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव नाउन के रिस्पेक्ट में काम करता है, नाउन के लिए कार्य करता है, वो नाउन के पहले और नाउन के बाद में भी लग सकता है किसी सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के लिए कार्य करता है वो केवल उसके बाद में ही आ सकता है किसी सेंटेंस में, उसके पहले नहीं आ सकता। इसका भी एक सॉलिड रीजन है, उस पर हम लोग अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पोजीशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू नाउन और प्रोनाउन जब हम लोग टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को ये देखना है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के जरिए हम लोग प्रोनाउन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे बोला ही इज गुड इन इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने इस तरीके से लिखा, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगला एग्जाम्पल हमने यहां पे लिखा, इट इज वेरी हैवी इन वेट। ये 3 एग्जाम्पल हमने यहां पे लिए, ठीक है ना। इन तीनों एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग शुरू में देखें तो हमारे पास में एक प्रोनाउन रखा हुआ है। यहां पर हमारे पास में सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन और मैस्कुलिन जेंडर का एक प्रोनाउन है ही। इसके बाद में हमारे पास में फेमिनिन जेंडर, सिंगुलर नंबर, ठीक है, और फेमिनिन जेंडर और सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन का एक प्रोनाउन रखा हुआ है सी। इसी तरीके से हमारे पास तीसरे एग्जाम्पल में हमारे पास में भी एक प्रोनाउन रखा हुआ है, ठीक। इसका भी नंबर, जेंडर और पर्सन आपको क्लियर होगा। थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर और न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन हमारे पास में रखा हुआ है इट, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इज का प्रयोग कर रखा है और इस इज के जरिए हम लोगों ने क्या करने की कोशिश की है, हम लोगों ने इस इज के जरिए गुड को, द मोस्ट ब्यूटीफुल को, वेरी हैवी को, इन 3 फ्रेजेज को इन सभी प्रोनाउन से बारी बारी से हम लोगों ने अटैच करने की कोशिश की है या लिंक करने की हम लोगों ने कोशिश की है। और इसी वजह से हम लोग इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को लिंकिंग वर्ब का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या बताने की कोशिश की, हमने ये बताने की कोशिश की ही इज यानी वह है, कैसा है, अच्छा है। यानी हम लोगों ने नेचर ऑफ दिस पर्सन, इस व्यक्ति के स्वभाव को या प्रकृति को बताने की कोशिश की है गुड के जरिए। तो गुड के जरिए हम लोगों ने इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, ठीक है। गुड के जरिए हम लोगों ने इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर गुड को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे और ये एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। तो अभी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि भाई जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं वो किसी नाउन के पहले भी कार्य कर सकते हैं और नाउन के बाद में भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जब कभी भी प्रोनाउन के लिए कार्य करेंगे तो वो प्रोनाउन के बाद में ही लगेंगे, यानी प्रेडिकेटिव पोजीशन पर लगेंगे, ठीक है। इस बात को हम लोग और डिटेल में समझेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में द मोस्ट ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। मोस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ दिस एडजेक्टिव है। और द हमारा क्या है, एक आर्टिकल है, एक डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव है। और इन तीनों चीजों को एक वर्डन के तौर पर सी के साथ में अटैच करने का काम किसने किया, लिंकिंग वर्ब इज ने किया। यानी हम लोग कह सकते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल इज डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोनाउन, यानी सी का डिस्क्रिप्शन हमने द मोस्ट ब्यूटीफुल इतने बड़े फ्रेज के जरिए प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसमें से एडजेक्टिव का कार्य कौन कर रहा है, रूप बताने का कार्य कौन कर रहा है, ब्यूटीफुल शब्द कर रहा है। इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये जो ब्यूटीफुल शब्द है इसने क्या किया, सी को डिस्क्राइब किया, वर्णन प्रस्तुत किया सी का। इस वजह से ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अगले एग्जांपल्स में हमारे पास में क्या है, इट है प्रोनाउन, इज है हमारा लिंकिंग वर्ब और उसके बाद में वेरी हैवी हमारा क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है। इट का प्रयोग हमने किसकी जगह पे किया है,
कोई एक नॉन लिविंग थिंग रही होगी, कोई एक निर्जीव वस्तु रही होगी जिसके जगह पे हम लोगों ने इट का प्रयोग किया है। और इस इट को डिस्क्राइब करने की कोशिश किसने की है? वेरी हैवी ने। वेरी हैवी के जरिए जिस वस्तु के लिए आप इट का प्रयोग कर रहे हैं उस वस्तु को बहुत भारी बताने का कार्य किया गया है वेरी हैवी के जरिए। तो हैवी शब्द हमारा यहाँ पे क्या है? वेट ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग बताने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से ये हमारा एक डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। और हम लोग इन सभी एग्जांपल्स के जरिए ये कह सकते हैं कि डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करने के लिए किया जा सकता है। तो इन सभी डिस्कशन से हम लोगों ने दो प्रमुख बातें सीखी। पहली बात हमने ये सीखी कि एडजेक्टिव के जरिए हम लोग नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का कार्य करते हैं और नाउन को डिटरमाइन करने का कार्य करते हैं। और अगली बात हमने ये सीखी कि भाई नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते वक्त नाउन के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव उनके पूर्व और उनके बाद में दोनों जगह पे लगाए जा सकते हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्रोनाउन के सदैव बाद में होता है। ठीक है, इन सभी बातों को और डिटेल में समझने के लिए हम लोग इसी वीडियो लेक्चर के अभी दूसरे सेक्शन पर मूव करेंगे, जहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ नाउन किस तरीके का होता है। और साथ ही साथ में हम लोग ये भी तय करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को हम लोग किस तरीके से नाउन और प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में यूज करेंगे और डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स को नाउन के रिस्पेक्ट में कहां पर यूज करेंगे। तो मित्रों, अब तक के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एडजेक्टिव की प्रॉपर डेफिनेशन और साथ ही साथ में उस डेफिनेशन के कुछ एक बेहतरीन एग्जांपल्स, इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग एक दूसरे टॉपिक पर मूव करने वाले हैं जो एडजेक्टिव के ही संबंध में है और बहुत ही उम्दा चीज है जिसे आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। हम लोग इस चीज को स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी एलिमेंट्स के बारे में जो प्रॉपर नॉलेज होता है वो हमारा कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोगों को उसे यूज करने में या फिर अगर वो कहीं पर यूज हुआ है तो उसकी एरर में क्या दिक्कत, उसमें उसके यूजेज में क्या प्रॉब्लम है, इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक हो जाती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ, हेडिंग आप लगा सकते हैं पोजीशन ऑफ और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव उन्हीं एडजेक्टिव के बारे में हम लोग बात करें जिनके जरिए हम लोग नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का कार्य करते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की पोजीशन ऑफ और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक नाउन या प्रोनाउन के सापेक्ष में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें नाउन की, तो नाउन के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की दो पोजीशन हो सकती है। पहली पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू नाउन, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू नाउन। तो अगर हम लोग बात करें विद रिस्पेक्ट टू नाउन, तो जो सबसे पहली पोजीशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है वो है एट्रीब्यूटिव पोजीशन, और जो दूसरी पोजीशन है उसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेटिव पोजीशन। ठीक है, इन दोनों बातों को आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। एट्रीब्यूटिव बोलने का मतलब होता है नाउन के तुरंत पहले, और प्रेडिकेटिव बोलने का मतलब होता है नाउन के बाद। अब नाउन के बाद बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नाउन के तुरंत बाद। ठीक है, नाउन के बाद अगर हमें किसी भी प्रकार का एडजेक्टिव नाउन के साथ में ज्वाइन करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए हमको किसी न किसी पंक्चुएशन की आवश्यकता या तो पड़ेगी या फिर किसी न किसी इंग्लिश लैंग्वेज के एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो उस एडजेक्टिव को नाउन के साथ में लिंक करने का कार्य करे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव पोजीशन की विद रिस्पेक्ट टू अ नाउन, तो उसके एग्जांपल्स इस तरीके से हो सकते हैं। हमने यहाँ पे एक नाउन लिया था अभी सबसे पहले एग्जांपल में एलिफेंट।
और उसके जस्ट पहले हमने एक शब्द लिखा था जो एडजेक्टिव था बिग एलिफेंट। तो इस बिग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। और इस एलिफेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन। नाउन के तुरंत पूर्व एडजेक्टिव अगर आ रहा है तो इस एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या फिर हम लोग कहेंगे कि ये एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है जो इस नाउन के सापेक्ष में एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर यूज किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें प्रेडिकेटिव पोजीशन की, तो हम लोग इसी एग्जाम्पल को अलग तरीके से लिखेंगे। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, द एलिफेंट इज बिग। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो एलिफेंट हमारा हो गया नाउन और बिग हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। लेकिन इस एलिफेंट के रिस्पेक्ट में, इस नाउन के रिस्पेक्ट में हमने जो एडजेक्टिव यूज किया वो एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब लगाने के बाद में यूज किया। इस वजह से हम लोग इस वाले एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और दूसरे तरीके से हम लोग समझें तो इसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहने का एक और रीजन है, चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द एलिफेंट है, और यहीं के बाद में प्रेडिकेट सेक्शन शुरू होता है, तो ये एडजेक्टिव प्रेडिकेट सेक्शन में यूज हुआ है। इस वजह से भी हम लोग इसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की विद रिस्पेक्ट टू अ नाउन, नाउन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों पोजीशन पर लगाया जा सकता है। यहाँ पर बिग हमारा पहले एग्जाम्पल में एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर कार्य कर रहा है क्योंकि ये नाउन के तुरंत पहले लगा हुआ है, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में चूंकि ये प्रेडिकेट सेक्शन में लगा है या फिर नाउन के बाद में लगा है, इस वजह से ये प्रेडिकेटिव पोजीशन पर कार्य कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की क्या पोजीशन होती है किसी भी सेंटेंस में। तो मित्रों, अब हम दूसरे फैक्ट की तरफ मूव करेंगे, और जो दूसरा फैक्ट है वो हम लोगों के पास में है क्या? विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोनाउन पोजीशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोनाउन। तो अगर हम लोग प्रोनाउन के सापेक्ष में बात करें विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोनाउन, तो अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में इस बारे में चर्चा कर ली थी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग प्रोनाउन के प्रेडिकेटिव पोजीशन पर किया जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में प्रोनाउन है तो केवल एक ही ऐसी पोजीशन है जहां पर इसके लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, और वो कौन सी पोजीशन है? प्रेडिकेटिव पोजीशन। और प्रेडिकेटिव पोजीशन कैसी होती है? प्रेडिकेटिव पोजीशन हमारे शब्द के बाद में एक हमारे पास लिंकिंग वर्ब होगी और उसके बाद में हमारा प्रेडिकेटिव पोजीशन तैयार होता है। तो हम लोग अगर बात करें एग्जांपल्स की, तो हमने यहाँ पे लिखा ही इज, और उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा टाल। तो टाल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, और ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। इस प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन को पेश करने का काम किसने किया? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव टाल ने। और टाल की पोजीशन कहाँ पर गई? इस पूरे वाक्य के प्रेडिकेटिव सेक्शन में। तो इस वजह से हम लोग इस एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास नाउन है तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों पोजीशन पर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रोनाउन है तो हम लोग केवल प्रेडिकेटिव पोजीशन पर किसी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बातें समझ लेने के बाद में हम लोगों को एक बात और समझनी शेष रह जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव के पर जाने के पूर्व हमें डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स की प्रॉपर डेफिनेशन भी समझने की आवश्यकता है। तो मित्रों, अब हम लोग एडजेक्टिव को लर्न करते हुए उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर हम लोगों को अब ये सीखने की आवश्यकता है कि एडजेक्टिव्स के जरिए किस प्रकार से नाउन को डिटरमाइन किया जाता है, और जिन एडजेक्टिव के जरिए नाउन को डिटरमाइन किया जाता है उन्हें हम लोग डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं या फिर डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो हम लोगों को फंक्शंस ऑफ डिटरमाइनर्स समझने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग इस बात को भी समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने ये बात की थी कि भाई जो दूसरी सबसे बड़ी क्लास ऑफ एडजेक्टिव है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव कहते हैं।
डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, और इन्हें डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव्स कहने के अतिरिक्त डिटरमाइनर्स के नाम से भी जाना जाता है। डिटरमाइनर्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका काम क्या होता है? इनका काम हम लोगों ने डिफाइन किया था। इनका काम है टू डिटरमाइन अ नाउन, एक नाउन का निर्धारण करना। ठीक है, टू डिटरमाइन अ नाउन, एक नाउन के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों का निर्धारण करना, जो कि काम किसका है? डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव का है। तो इस बात को एग्जांपल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा अ बॉय, तो इस छोटे से फ्रेज के जरिए कई बातें डिटरमाइन होती हैं नाउन के बारे में। हमारे पास में बॉय है जीवित प्राणी का नाम, यानी ये हमारा हो गया नाउन। और अगर हम लोग बात करें ए की, तो इस ए के जरिए हम लोग तीन बातों के बारे में बात कर सकते हैं। इस ए के जरिए नाउन के संबंध में तीन प्रमुख तथ्यों का निर्धारण किया जा रहा है। जो सबसे पहला तथ्य ये है, वो ये है कि इस ए के जरिए हम लोग इस बॉय को इस बॉय के इंडेफिनिट होने का बोध करा रहे हैं। दूसरा, इस ए के जरिए हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि ये कोई भी लड़का हो सकता है, यानी हम लोग यहाँ पर ए के जरिए हम लोग इस नाउन को रैंडम भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई स्पेसिफिक लड़का नहीं है, ये कोई ऑर्डर्ड लड़का नहीं है। ऑर्डर्ड का मतलब ये किसी निश्चित क्रम व्यवस्था के अंतर्गत चूज किया गया लड़का नहीं है, ये कोई भी लड़का हो सकता है। ठीक है, इस लड़के के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस नहीं है, इस वजह से ये इंडेफिनिट है। इस लड़कों को चूज करने के लिए, इस लड़के को सेलेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के ऑर्डर या स्पेसिफिकेशन का ध्यान नहीं रखा गया, इस वजह से ये एक रैंडम लड़का है। और साथ ही साथ में जो तीसरी बात है वो ये है कि ये जो शब्द आपने लिखा हुआ है, ये जो नाउन आपने लिखा हुआ है, ये सिंगुलर काउंटेबल है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसी वजह से हम लोग इसके पहले ए का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा ए का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। तो इस छोटे से शब्द ए के जरिए आपने नाउन के संबंध में तीन बातें निर्धारित करने की कोशिश की। आपने इस नाउन के डेफिनिटिज्म और इनडेफिनिटिज्म को बताने की कोशिश की कि भाई ये निश्चित है या अनिश्चित है। यानी अगर हम अ बॉय लिखें तो जो लिसनर सुनेगा इस बात को, वो इस लड़के तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक सेंटेंस में इस बात को उतारते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इंडेफिनिट और डेफिनिट का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसी बात को हमने एग्जाम्पल में लिखा। हमने यहाँ पे लिखा देयर वॉज अ बॉय। हमने आपसे एक सेंटेंस इस तरीके से बोला, देयर वॉज अ बॉय, वहां एक लड़का था। अब आप ये समझ करके बताइए, हम स्पीकर हुए और आप लिसनर हुए। हमने आपसे कहा देयर वॉज अ बॉय, आपने सुना, वहां एक लड़का था। अब अगर हम आपसे ये कहें कि क्या आप उस लड़के को निश्चित कर सकते हैं जिस लड़के के संबंध में मैं बात कर रहा हूं, तो आप तुरंत बोलेंगे कि नहीं, न हमें उसका नाम पता है, न हमें उसका नेचर पता है, न हमें उसके पता के बारे में कुछ जानकारी है। मतलब किसी भी प्रकार का स्पेसिफिकेशन हम उसके बारे में नहीं जानते, जिसके जरिए हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, आप इसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बॉय के पहले हमने ये जो शब्द लगा रखा है, इसके जरिए हम लोगों ने इस बॉय को इंडेफिनिट बनाने की कोशिश की है, यानी हमने इसे अनिश्चित बताने की कोशिश की है। बातें कंफर्म है आपको? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। इन सभी बातों को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर पहुंचेंगे, और वहां पर जब हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आपका ए, एन और द, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमने इन तीन बातों को देखना है कि इस ए के जरिए इस बॉय को इंडेफिनिट कैसे बताया गया, इस ए के जरिए इस बॉय को रैंडमली पिक्ड अप कैसे बताया गया, इस ए के जरिए इस बॉय को सिंगुलर और काउंटेबल कैसे बताया गया। ठीक है, अब दूसरी बात पर आते हैं कि ये जो लड़का है ये रैंडम है। रैंडम का मतलब किसी भी प्रकार के क्रम व्यवस्था के अंतर्गत आने वाला ये लड़का नहीं है, बिना किसी क्रम के हमने इसका यहाँ पर यूज कर लिया है। अगर हमने यहाँ पे बोला देयर वॉज अ बॉय,
तो इस बात से क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा लड़का है, मतलब गिनती में कौन सा लड़का है, पहला लड़का है, दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है? नहीं पता लगा सकते। अगर हम इसकी जगह पे ऐसा लिखते, हम अगर ऐसा लिखते ही वॉज द फर्स्ट बॉय, अगर हम ऐसा लिखते तब आप कहते कि हाँ, यहां पर हम लोग जिस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं वो लड़का क्रम व्यवस्था में कौन सा है, वो क्रम व्यवस्था में प्रथम लड़का है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट शब्द है, फर्स्ट के जरिए आपने बॉय की क्रम व्यवस्था को बताने की कोशिश की है, बॉय की क्रम व्यवस्था को बताने की कोशिश की है, और इस ए के जरिए आपने इस बॉय को बिना किसी क्रम व्यवस्था के आने वाले नाउन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो आपने यहाँ पर ए के जरिए क्या बताने की कोशिश की, इस बॉय को रैंडम बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और अगली चीज, ए का उपयोग हम लोग तभी करते हैं, ए अथवा एन का उपयोग हम लोग तभी करते हैं जब आगे आने वाला नाउन हमारा कैसा हो, सिंगुलर काउंटेबल हो। सिंगुलर काउंटेबल के अतिरिक्त भी और अन्य कई प्रकार के नाउन है जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं नाउन के चैप्टर में। जिन विद्यार्थियों ने नाउन के लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हो वो लोग यूट्यूब पर एडुओरिगा यूट्यूब चैनल सर्च करके उसके अंतर्गत जो नाउन का या फिर जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जा करके नाउन्स के लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। और उन लेक्चर्स में हम लोगों ने इन सारी बातों पर डिटेल में चर्चा की है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, प्लुरल काउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, और काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, इन सभी बातों पर डिटेल में चर्चा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 बातें सीखी भाई। इस ए के जरिए हम लोग इस बॉय के संबंध में 3 प्रमुख तथ्यों का निर्धारण कर रहे हैं, जिनमें से पहला तथ्य ये है कि हम लोग नाउन के डेफिनिटिज्म और इनडेफिनिटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये नाउन हमारा कैसा है, इंडेफिनिट है। दूसरी चीज, इस नाउन के सेलेक्ट करने के बारे में भी बात हो रही है कि ये नाउन हमारा रैंडम है कि ऑर्डर्ड है या स्पेसिफाइड है। और तीसरी बात, इस नाउन के नंबर के बारे में भी बात हो रही है कि ये नाउन हमारा सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो आपने ये देखा कि इस ए के जरिए आपने नाउन के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों का निर्धारण करने की कोशिश की। इस वजह से हम लोग इस शब्द को क्या कहेंगे, डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, यानी आर्टिकल्स भी क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं। बातें आपको कंफर्म है? तो इन सभी डेफिनेशन से, इन सभी डिस्कशन से हम लोगों ने अब तक के वीडियो लेक्चर में ये जानने की कोशिश की कि एडजेक्टिव के फंक्शंस क्या हैं, और उन फंक्शंस के आधार पर एडजेक्टिव्स को 2 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का काम क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। नाउन के संबंध में एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों पोजीशन पर लग करके ये कार्य कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और प्रोनाउन के केवल प्रेडिकेटिव पोजीशन पर लग करके प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। और जो दूसरी बड़ी क्लास है एडजेक्टिव्स की, उसे हम लोग कहते हैं डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव या फिर डिटरमाइनर्स, और इनका काम क्या होता है, किसी नाउन के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्यों का निर्धारण करना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स के अंतर्गत मूव करेंगे, और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स के अंतर्गत जो 2 बड़ी क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, जिन्हें हम लोग डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव्स और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कह रहे हैं, उनके अंतर्गत कितने प्रकार के एडजेक्टिव हैं और उनके अंतर्गत कितने प्रकार के शब्द हैं, और उन सभी प्रमुख शब्दों की अलग अलग उपयोगिता क्या है और उनकी सीमाएं कहां तक सीमित है। धन्यवाद।